हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर डबिन और आज हम पढ़ेंगे प्लासेंटा प्रीविया। तो क्या होता है ये प्लासेंटा प्रीविया, ये जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप फॉरेन में एमबीबीएस के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, या तो अगर आप पीजी रिलेटेड की कोई ट्रेनिंग देखना चाहते हैं, या तो अगर आप फेलोशिप रिलेटेड का कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पर गाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जो है प्लासेंटा प्रीविया। बट प्लासेंटा प्रीविया से पहले आपको जानना पड़ेगा एंटीपार्टम हेमोरेज क्या होता है। तो एंटीपार्टम हेमोरेज का जो मतलब है यह है, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में 28 वीक्स के बाद जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, 28 वीक्स के बाद डिलीवरी पीरियड तक, इस बीच में और इस दौरान अगर किसी भी तरीके का ब्लीडिंग अगर हो रही है पेशेंट को, तो वो होता है एंटीपार्टम हेमरेज, जो आपको पता है। ठीक है, तो एंटीपार्टम हेमरेज क्या है? सो ब्लीडिंग from or into the genital tract occurring within 28 weeks, occurring after 28 weeks, of pregnancy and prior to the birth of the baby। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। तो एंटीपार्टम हेमोरेज होने का क्या क्या रीजन हो सकता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमोरेज? सो causes of antepartum hemorrhage। नंबर 1 तो हो गया प्लासेंटा प्रीविया, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 1 प्लासेंटा प्रीविया। नंबर 2 एब्रुप्टोप्लासेंटा, एब्रप्शन प्लासेंटा। नंबर 3 जेनाइटल ट्यूमर्स और पोलिप, ये भी एक रीजन हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का। इसके बाद ट्रॉमा, अगर किसी भी तरीके का ट्रॉमा हुआ है तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का। साथ ही साथ वासा प्रीविया, और 6 में अगर हम देखेंगे तो सर्कमवैलेट प्लासेंटा, और लास्ट दैट इज सर्कममाइग्रेनेट प्लासेंटा। ये कुछ कॉजेज हैं एंटीपार्टम हेमोरेज का। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम ईच एंड एवरी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्लासेंटा प्रीविया। क्योंकि ये अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, या तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एनएमसी हो, बीएमडीसी हो, एनआरई हो, कोई भी एग्जाम हो, तो प्लासेंटा प्रीविया एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो आपको एग्जाम में पूछती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया का अगर हम सिंपल मीनिंग अगर हम जानने की कोशिश करें, तो जो प्लासेंटा का जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ हो गया है? लोअर यूटराइन सेगमेंट में हो गया। यानी कि प्लासेंटा को अपर यूटराइन सेगमेंट में होना चाहिए, बट अगर प्लासेंटा अपर यूटराइन सेगमेंट में इम्प्लांट ना होकर अगर लोअर यूटराइन सेगमेंट में अगर इम्प्लांट हो गई है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इंटरनल ऑस के पास में है, या इंटरनल ऑस को कंप्लीटली क्लोज कर चुका है, या पार्शियली क्लोज कर चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लासेंटा प्रीविया बोलेंगे। एक बार और हम रिपीट करते हैं, प्लासेंटा प्रीविया का मतलब प्लासेंटा अपर यूटराइन सेगमेंट में इम्प्लांट ना होकर लोअर यूटराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो चुका है, जिसके वजह से या तो ये इंटरनल ऑस को क्लोज करने की कंडीशन में है, या तो पार्शियली क्लोज कर चुका है, या तो कंप्लीटली क्लोज कर चुका है। ठीक है, और ये क्या होता है, चलिए हम आगे देखते हैं।
So placenta previa defined as placenta lying in lower uterine segment, partially, marginally और completely. ठीक है. सो प्लासेंटा का डिफरेंट टाइप्स होता है, डिफरेंट ग्रेड्स होता है, तो वो भी अभी हम स्टडी करेंगे. ठीक है. तो और एक चीज आपको क्या जानना है इसमें, ब्लीडिंग occurs in placenta previa called as inevitable bleeding or unavoidable bleeding. ठीक है. सो जो प्लासेंटा प्रीविया के दौरान जो ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग को हम क्या बोलेंगे, तो इनविटेबल ब्लीडिंग बोलेंगे, और हम उसको क्या बोलेंगे, अनएवॉइडेबल ब्लीडिंग बोलेंगे. ठीक है. ये दो चीज आपको याद रखनी है. साथ ही साथ एक और चीज आपको क्या याद रखना है नोट में, इंसिडेंस ऑफ placenta previa is 0.3%. ठीक है. ये आपको याद रखना है. अब हम देख लेते हैं प्लासेंटा का लोकेशन. पहले आपको एबनॉर्मल लोकेशन पता करने से पहले आपको नॉर्मल लोकेशन पता होना चाहिए. अगर आपको नॉर्मल लोकेशन की रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, एबनॉर्मल लोकेशन खुद फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो लोकेशन ऑफ नॉर्मल लोकेशन ऑफ प्लासेंटा, नॉर्मल लोकेशन ऑफ प्लासेंटा. नॉर्मल लोकेशन ऑफ प्लासेंटा में आपको क्या याद रखना है. सो नंबर 1, फर्स्ट लोकेशन जो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, ये है एंटीरियर प्लासेंटा. नंबर 2 में है पोस्टीरियर प्लासेंटा. नंबर 3 में है फंडल प्लासेंटा. और नंबर 4 में है लैटरल प्लासेंटा. थोड़ा सा इसका और डिटेल हम देख लेते हैं. एंटीरियर प्लासेंटा का मतलब क्या होता है, प्लासेंटा अटैच टू द फ्रंट वॉल ऑफ द यूट्रस. अगर यूट्रस के आगे वाले पोर्शन से, राइट, यानी कि अगर सिंपल में अगर हम देखें तो एब्डोमिन साइड से, यूट्रस के एब्डोमिनल साइड से, यानी कि जो फीमेल की जो एब्डोमिन होती है, अगर उस वॉल पे अगर प्लासेंटा अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर बोलेंगे. वही अगर पोस्टीरियर, पीछे के यूट्रस की पीछे के वॉल पे अगर प्लासेंटा अटैच्ड है तो हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बोलेंगे. साथ ही साथ अगर फंडल पार्ट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंडल प्लासेंटा बोलेंगे. और राइट और लेफ्ट वॉल पे है तो हम फिर उसको क्या बोलेंगे, लैटरल प्लासेंटा बोलेंगे. चलिए हम इसको देख लेते हैं. एंटीरियर प्लासेंटा अटैच्ड टू द फ्रंट wall of the uterus. पोस्टीरियर का मतलब क्या होगा, अटैच्ड टू द बैक वॉल ऑफ द यूट्रस. बैक वॉल ऑफ द यूट्रस
और फंडल प्लासेंटा का मतलब क्या होता है, अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द यूट्रस, टॉप ऑफ द यूट्रस। साथ ही साथ लैटरल का मतलब क्या होता है, अटैच्ड टू द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इमेज में कौन सा है एंटीरियर, कौन सा है पोस्टीरियर, कौन सा है लैटरल और कौन सा है फंडल। तो नंबर 1 इमेज जो आप देख रहे हैं ये क्या है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर एब्डोमिन है, ये आपको पता है। और अगर आप प्लासेंटा देखेंगे तो यहां पर प्लासेंटा अटैच्ड है। ठीक है, यहां पे प्लासेंटा अटैच्ड है, तो ये कौन सा प्लासेंटा हुआ, अभी हमने पढ़ा था एंटीरियर प्लासेंटा, एंटीरियर प्लासेंटा, राइट। अब इस इमेज में देखिए यहां पर ये बैक साइड है, ये क्या है, बैक साइड है। अब ये बैक साइड है और प्लासेंटा अटैच्ड है यहां पे, तो ये कौन सा प्लासेंटा होगा, पोस्टीरियर प्लासेंटा। नंबर 2 दैट इज पोस्टीरियर प्लासेंटा। और नंबर 3 जो आपको पता है, ये ऊपर वाला ये टॉप पोर्शन है, ये क्या है, फंडस ऑफ द यूट्रस है। और प्लासेंटा कहां पर अटैच्ड है, यहां ऊपर के पोर्शन पे, यहां पे अटैच्ड है। तो ये कौन सा प्लासेंटा होगा, ये होगा फंडल प्लासेंटा, फंडल लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन क्या होगा, फंडल लोकेशन होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। सो कितने टाइप्स का प्लासेंटा प्रीविया है, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। और क्या क्या है 4 टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, चलिए हम देखते हैं। पहले तो टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया को हम बोलते हैं लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया। लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया में आपको क्या याद रखना है, अगर प्लासेंटा से इंटरनल ऑस का जो डिस्टेंस है वो अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया बोलेंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहां पर है इंटरनल ऑस और प्लासेंटा कहां है, यहां है। अगर हम ये दोनों का डिस्टेंस अगर हम यहां से देखें, ये दोनों का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया में क्या है, नेम है टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया का लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया। अगर इंटरनल ऑस से इंटरनल ऑस टू प्लासेंटा का डिस्टेंस, प्लासेंटा का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सो एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर अगर है तो ये क्या होगा, टाइप 1 और लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया। टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया का नाम क्या है, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया का नाम है मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट जो प्लासेंटा जो है ये कहां पर है, मार्जिन पे है, कहां पर है, मार्जिन पे है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कंप्लीट जो ये डॉट जो है ये क्या है, ये है इंटरनल ऑस, और ये जो है ये कंप्लीट क्या नहीं हुआ है, अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। ऐसे ही टाइप 3 नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टाइप 3 प्लासेंटा प्रीविया। और टाइप 3 प्लासेंटा प्रीविया का जो नाम है ये है पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। और इसको हम एक और इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया भी बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्यों इनकम्प्लीट हम बोलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट प्लासेंटा अभी कंप्लीट क्या नहीं हुआ है, प्लासेंटा प्रीविया नहीं हुआ है, यानी कि प्लासेंटा जो है वो कंप्लीटली क्या नहीं किया है, इंटरनल ऑस को क्लोज नहीं किया है। ठीक है, और 4 और लास्ट जो है टाइप
4 और ये जो है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। आप देख रहे हैं कि ये जो ओस है ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इस इमेज में तो यहाँ पर क्या है, इंटरनल ओस को प्लासेंटा कंप्लीटली क्लोज कर चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, अब इस इमेज में भी आप देख लीजिए। ठीक है, टाइप 1 तो हमने क्या पढ़ा, लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, टाइप 2 में क्या है, मार्जिनल। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या है, इंटरनल ओस है और प्लासेंटा कहां से है, यहां से है। एग्जैक्ट मार्जिन पे जाके प्लासेंटा रुका हुआ है, अभी तक इंटरनल ओस को क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पार्शियल में। पार्शियल में क्या है, यहां पर है इंटरनल ओस और प्लासेंटा जो है वो क्या कर चुका है, हाफ पार्ट ऑफ द इंटरनल ओस को क्या कर चुका है, क्लोज कर चुका है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल और इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया। अब कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया में क्या देखेंगे, ये है इंटरनल ओस और प्लासेंटा जो है ये कंप्लीटली क्या कर चुका है, यहाँ पे इंटरनल ओस को क्लोज कर दिया है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। तो हमने अभी तक पढ़ा प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लासेंटा प्रीविया कितने टाइप का होता है और प्लासेंटा प्रीविया के टाइम पे जो ब्लीडिंग होता है उस ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, इन केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, पीवी एग्जामिनेशन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, अगर आपके पास प्लासेंटा प्रीविया के केस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या नहीं करेंगे, आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी कि जो हम फिंगर इंसर्ट करके जो हम डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं वो पीवी एग्जामिनेशन आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और इसकी वजह से क्या हो सकता है, हैवी हेमोरेज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, पीवी एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर। तो क्या क्या है रिस्क फैक्टर, तो पहले तो ये कि अगर पेशेंट मल्टीपैरिटी है, अगर पेशेंट मल्टीपैरिटी है तो वहां पे हाई रिस्क है किस चीज का, प्लासेंटा प्रीविया का। साथ ही साथ अगर पेशेंट को ट्विंस प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो वहां पे रिस्क हो सकता है प्लासेंटा प्रीविया होने का। अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रही है या स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो वहां पे भी हो सकता है प्लासेंटा प्रीविया का रिस्क। साथ ही साथ अगर मदर की जो एज है वो ज्यादा है, इंक्रीज्ड मैटरनल एज या मदर एज, सिंपल में हम पढ़ते हैं मदर एज। ठीक है, साथ ही साथ अगर पेशेंट मल्टीपल टाइम डीएनसी करवाए, डायलेशन एंड क्यूरेटाज, अगर पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स हो चुका है तो ये भी एक रिस्क हो सकता है किस चीज का, प्लासेंटा प्रीविया का। साथ ही साथ अगर प्रीवियस हिस्ट्री है, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है प्लासेंटा प्रीविया का तो भी रिस्क हो सकता है प्लासेंटा प्रीविया होने का। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, मल्टीपैरिटी, स्मोकिंग, डीएनसी एंड ट्विंस और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये कुछ फैक्टर हैं जिसके वजह से क्या हो सकता है, प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर प्लासेंटा प्रीविया होगा तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट होगी आपके सामने, आप डॉक्टर हैं और अभी प्लासेंटा प्रीविया के पेशेंट आपके पास आई है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। सो नंबर 1, पेशेंट आपको बताएगी कि पीवी ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक्ट से। ठीक है, और ब्लीडिंग का जो कॉलर है ये कैसा होगा,
तो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग। ठीक है। नंबर थ्री में आप पूछेंगे कि जब ये ब्लीडिंग होता है तो आपको पेन होता है क्या, तो वो बोलेगी नहीं, यानी कि पेनलेस ब्लीडिंग। ठीक है, कोई भी एग्जैक्ट कॉज भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कॉजलेस ब्लीडिंग, कॉजलेस ब्लीडिंग। आप पूछेंगे पेशेंट को कि आपको कहीं पे चोट वोट लगा था, कहीं से गिरी हैं आप, कुछ भारी सामान आप लिफ्ट करी हैं, कुछ ऐसा है, कुछ हिस्ट्री, तो वो बोलेगी नहीं, यानी कि पीबी ब्लीडिंग होगी, जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग जो है वो ब्राइट रेड कलर की होगी, वो ब्लीडिंग जो है पेनलेस ब्लीडिंग होगी, और वो ब्लीडिंग जो है वो क्या होगी, कॉजलेस ब्लीडिंग होगी। अगर इतना है तो आपको याद क्या रखना है कि ये एक प्लासेंटा प्रीविया का साइन हो सकता है। ठीक है, तो ये चार चीज आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोस, कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे प्लासेंटा प्रीविया का। सो नंबर वन हम करेंगे पहले तो अल्ट्रासाउंड। क्या हम करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जिसको हम यूएसजी भी हम बोलते हैं। ठीक है, सो यूएसजी में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल भी कर सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी जो है ये क्या है, फर्स्ट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन आप क्या कर सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे पेशेंट आपके पास आई और पेशेंट हिस्ट्री दे रही है ब्लीडिंग का, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग है, पेनलेस ब्लीडिंग है, कॉजलेस ब्लीडिंग है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर सिर्फ आप देख ये सारा हिस्ट्री है तो आप तो समझ जाएंगे कि ये प्लासेंटा प्रीविया की तरह लग रहा है। बट अगर पेशेंट सिर्फ बोल रही है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है और मेरा जो वीक ऑफ जेस्टेशन है वो करीब 28 वीक्स या 29 वीक्स ऐसे हैं और ब्लीडिंग के साथ आ रही है, तो पहले आप डायरेक्ट आप टीवीएस के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, ना तो आप पीबी एग्जामिनेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि पीबी एग्जामिनेशन करेंगे तो और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का रिस्क रहेगा। और टीवीएस आप डायरेक्टली क्यों करेंगे, अब क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कि ये एब्रिप्टो प्लासेंटा की वजह से है, प्लासेंटा प्रीविया की वजह से है, या कोई और रीजन है ये ब्लीडिंग का। ये फाइंड आउट करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। जब ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में आपको डॉक्टर बता रही है कि वहां पे क्या है, प्लासेंटा प्रीविया है, तो फिर आप क्या करेंगे, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। और ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ठीक है, मोर एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। और ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डायग्नोस द प्लासेंटा प्रीविया, तो वो होगा आपका ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ठीक है, और अगर आप केयरफुली अगर आप करते हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी होता है। अगर इसमें थोड़ा सा लापरवाही हुई तो इसकी वजह से और भी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेफ ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी सेफ, यस इट इज सेफ इफ डन केयरफुली, इफ डन केयरफुली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी सेफ होता है प्लासेंटा प्रीविया के लिए, जी बिल्कुल सेफ होता है, बट आपको केयरफुली करना है। ठीक है, चलिए हम एमआरआई भी कर सकते हैं, बट जनरली क्या होता है, हम प्लासेंटा प्रीविया को डायग्नोस करने के लिए एमआरआई हम नहीं करते। तो एमआरआई हम कब करते हैं, व्हेन वी आर प्रीफरिंग एमआरआई। सो एमआरआई हम करते हैं, इट इज डन और यूज्ड इन कॉम्प्लिकेटेड केस, complicated case like placenta accreta or others। बट प्लासेंटा एक्रीटा के लिए भी हम डायरेक्ट एमआरआई नहीं हम करते, प्लासेंटा एक्रीटा के लिए भी हम डॉपलर यूएससी डॉपलर स्कैन हम कर सकते हैं।
यूएसजी डॉपलर स्कैन हम कर सकते हैं, डायरेक्ट एमआरआई हम नहीं करते, बट अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एमआरआई नहीं कर सकते, ठीक है। बट प्लासेंटा प्रीविया के लिए हम क्या करेंगे, प्लासेंटा प्रीविया के लिए हम बस करेंगे, पहले तो हम करेंगे अगर हमको डायग्नोस्ड केस है तो हम डायरेक्ट ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। अगर से पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आ रही है तो हम वो ब्लीडिंग का कॉज फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करेंगे, जो फर्स्ट लाइन होता है। उसके बाद अगर ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में अगर रेडियोलॉजिस्ट हमको बताती है कि प्लासेंटा प्रीविया का केस है तो फिर हम मोर एक्यूरेसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और चीज हम आपको बता देते हैं, Which type of placenta previa is more dangerous? और ये है आपका क्वेश्चन, which type of placenta previa is more dangerous? ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है टाइप 2 posterior placenta previa is more dangerous type, ठीक है। और क्यों, why it is more dangerous? Because when there will be the engagement of the head of fetus, head of baby, placenta will get compressed, against the sacrum and causing fetal distress. अब ये क्या है हम बताते हैं आपको, प्लासेंटा प्रीविया टाइप 2 मोर डेंजरस क्यों है, और ये आपका क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्लासेंटा प्रीविया, कौन सा टाइप का प्लासेंटा प्रीविया ज्यादा डेंजरस है, तो पोस्टीरियर टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया ज्यादा डेंजरस है। तो टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। तो पोस्टीरियर टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया क्यों ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड में क्या होता है, स्पाइन होता है, स्पाइन बोन होता है, ये आपको पता है, और ये क्या है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। तो सैक्रम और बेबी जब नीचे की तरफ आएंगे ना, बेबी जब नीचे की तरफ इंगेज होगी, जब नीचे की तरफ आएंगी पेल्विस में, तो बेबी के हेड और सैक्रम के बीच में क्या होगा, प्लासेंटा कंप्रेस हो जाएगा, जिसके वजह से वहां पर क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। और इसकी वजह से क्या है, पोस्टीरियर टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया इज मोर डेंजरस, ठीक है। वही अगर एंटेरियर टाइप 2 होगा तो ज्यादा डेंजरस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एब्डोमेन के साइड पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बोन है नहीं। अगर बेबी डिसेंट इंगेज होंगी भी नीचे की तरफ तो क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस यानी कि इलास्टिक नेचर का है, तो वहां पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, तो ज्यादातर कंप्रेस नहीं होगा प्लासेंटा। बट पोस्टीरियर टाइप 2 प्लासेंटा क्या होता है, ज्यादा कंप्रेस हो जाता है बिटवीन द हेड ऑफ द फीटस एंड सैक्रम ऑफ द स्पाइन, ठीक है। इसके वजह से क्या हो सकता है, वहां पे फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और आपको याद रखना है, जो मल्टीपल टाइम वो लोग पूछते हैं क्वेश्चन में, स्टॉलवर्दी साइन क्या होता है। सो स्टॉलवर्दी साइन का मतलब होता है, व्हेन डॉक्टर प्रेस ऑन द baby, when doctor press on the baby head inside the mother pelvis, the baby heart rate slows down, but quick it
रिटर्न्स टू नॉर्मल, रिटर्न्स टू नॉर्मल, और ये होता है स्टॉल वर्दी साइन। यानी कि जब भी बेबी के हेड, यानी कि बेबी जब मदर के यूट्रस में है और पेल्विस में आ चुका है, ठीक है, और वहां पर जब हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या होगा, बेबी का जो हार्ट रेट होगा वो स्लो हो जाएगा, और जब भी हम उसको छोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉल वर्दी साइन बोलते हैं। और ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, और एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। और ये कब देखने को मिलता है, सो दिस इज सीन स्पेशली, this is seen especially in posterior type 2 placenta previa, placenta previa, ठीक है, या स्पेशली इन ग्रेड 2 भी आप बोल सकते हैं, ग्रेड 2 टाइप 2 और ग्रेड 2 प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। स्पेशली पोस्टीरियर प्लासेंटा प्रीविया, पोस्टीरियर टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया में आपको क्या देखने को मिलता है, स्टॉल वर्दी साइन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। जब भी वहां पे प्लासेंटा प्रीविया का डायग्नोस्ड केस है, ठीक है, तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस पता होना चाहिए। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, तो पहले हम देख लेते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में नंबर 1 जो है ये हो सकता है हेमोरेज, और हेमोरेज होगा तो ऑब्वियसली शॉक होने का ज्यादा रिस्क रहेगा, एंड फिर मैटरनल मोर्टेलिटी होने का रिस्क रहेगा, मोर्टेलिटी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्लासेंटा एक्रीटा, प्लासेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, साथ ही साथ प्रीटर्म लेबर एंड डिलीवरी का भी रिस्क रहेगा, डिलीवरी का भी रिस्क रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी है, ठीक है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, फीटल कॉम्प्लिकेशंस में नंबर 1 जो है वो प्रीटर्म बर्थ, साथ ही साथ जो सेकेंड है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और रिटार्डेशन, ये हो सकता है, IUGR हो सकता है, और साथ ही साथ फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस। और क्यों होगा फीटल डिस्ट्रेस, ड्यू टू मैटरनल हेमोरेज, मैटरनल हेमोरेज। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैनेजमेंट, क्योंकि हमने तो जाना प्लासेंटा प्रीविया क्यों होता है, एंटीपार्टम प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज का क्या क्या कॉजेज हैं, एंटीपार्टम हेमरेज किस वीक से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा और कब तक ब्लीडिंग होगा तो हम उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। इच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ा अभी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 2 टाइप का, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 इज एक्टिव मैनेजमेंट, एंड नंबर 2 जो है ये है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट को हम मैकेफी जॉनसन रेजिमेन भी बोलते हैं, मैकेफी जॉनसन रेजिमेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप का मैनेजमेंट है, 2 टाइप का मैनेजमेंट है। नंबर 1 एक्टिव मैनेजमेंट, नंबर 2 एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। तो किस कंडीशन में हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं और किस कंडीशन में हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं। सो एक्टिव मैनेजमेंट
एक्टिव मैनेजमेंट हम तब भी करेंगे जब पेशेंट क्या होगा, पेशेंट का जो वाइटल्स है वो अनस्टेबल होगा। वाइटल्स ऑफ पेशेंट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा, इफ ब्लीडिंग प्रेजेंट, ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। साथ ही साथ अगर जेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल एज मोर देन और इक्वल टू 37 वीक्स हैं, तो ही हम एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। लेस देन 37 वीक तक हम एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर फीटल डिस्ट्रेस में है, ठीक है, या डिस्ट्रेस फीटस, डिस्ट्रेस फीटस, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। तो एक्टिव मैनेजमेंट के लिए कुछ पैरामीटर्स है, क्या क्या है। पहले तो वाइटल्स अगर अनस्टेबल है, ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, अगर जेस्टेशनल एज 37 और मोर देन 37 वीक्स में है, और फीटल डिस्ट्रेस में है, अगर ये 4 कंडीशन आप देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे और कब हम करेंगे। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के लिए भी आपको कुछ पैरामीटर से देखना है। और क्या क्या पैरामीटर्स देखना है आपको, एक तो पेशेंट का जो वाइटल है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। वाइटल्स ऑफ पेशेंट शुड बी स्टेबल, शुड बी स्टेबल। आफ्टर दैट नो एक्टिव ब्लीडिंग, वहां पर ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, नो एक्टिव ब्लीडिंग। एंड आफ्टर दैट अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक्स है, तो हम क्या करेंगे, लेस देन 34 वीक्स है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। वाइटल्स नॉर्मल होना चाहिए, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं रहना चाहिए, फीटस का जो एज है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 34 वीक्स है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए प्लासेंटा प्रीविया में अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जब एक्सेसिव हेमोरेज होगा, पेशेंट शॉक में जाएगा, फिर उसके बाद और भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंस्टेंट सर्जरी करके हम क्या करेंगे, बेबी को बाहर निकालेंगे और हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये होता है एक्टिव मैनेजमेंट। और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या होता है, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही है या पेशेंट को ब्लीडिंग हो भी रही है और अगर हम उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा ब्लीडिंग है या ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है, बट वो डायग्नोस्ड केस है प्लासेंटा प्रीविया का, तो हम एटलीस्ट क्या करेंगे, 37 वीक तक हम वेट करेंगे कि 37 वीक तक अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ तो 37 वीक के बाद हमको अगर सर्जरी करना है तो सर्जरी करेंगे, या तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाने की कंडीशन है तो हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। तो क्या प्लासेंटा प्रीविया में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है क्या, जी बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है। तो क्या क्या कंडीशन है, चलिए हम देखते हैं थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, राइट। मैनेजमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। अब देखिए प्रेगनेंसी आफ्टर 37 वीक, प्रेगनेंसी आफ्टर 37 वीक्स में आपको दो चीज देखना है। दो चीज क्या देखना है, अगर पेशेंट प्रेजेंट विथ ब्लीडिंग, पेशेंट प्रेजेंट विथ ब्लीडिंग, देन डजंट मैटर कि ये किस ग्रेड का है, डजंट मैटर ग्रेड ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है।
प्लासेंटा प्रीविया, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम सी सेक्शन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक या मोर देन 37 वीक में है और पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हो रही है ब्लीडिंग के साथ और उनके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है कि उसमें प्लासेंटा प्रीविया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, कौन सा ग्रेड का प्लासेंटा प्रीविया है। अगर ब्लीडिंग के साथ है तो डायरेक्ट आप करेंगे सर्जरी और सी सेशन करके आप क्या करेंगे, बेबी को बाहर निकालेंगे और फर्दर मैनेजमेंट करेंगे आप। ठीक है, इफ पेशेंट प्रेजेंट विदाउट ब्लीडिंग, पेशेंट प्रेजेंट विदाउट ब्लीडिंग, फिर क्या करना है, पेशेंट प्रेजेंट विदाउट ब्लीडिंग, देन मैनेजमेंट रिक्वायर्ड एज पर ग्रेड, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड एज पर ग्रेड, एज पर ग्रेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया है, यानी कि लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया है और ब्लीडिंग नहीं है पेशेंट को 37 वीक में या 37 वीक्स के बाद भी, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वही अगर टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया है, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया है, तो हमने क्या पढ़ा है, टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया में एंटीरियर भी होता है, पोस्टीरियर भी होता है, बट टाइप 2 पोस्टीरियर प्लासेंटा प्रीविया जो है वो मोर डेंजरस है, ये हमने अभी अभी पढ़ा। तो टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया के केस में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया जो है ये एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। अगर एंटीरियर टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया है तो आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर पोस्टीरियर टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवाकर हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करवाएंगे। ठीक है, सी सेक्शन करेंगे। साथ ही साथ अगर टाइप 3 प्लासेंटा प्रीविया है तो टाइप 3 प्लासेंटा प्रीविया में हमको दो चीजें देखना है। एक तो ये कि प्लासेंटा प्रीविया जो है जब सर्विक्स डायलेट हो रही है तो प्लासेंटा ऊपर की तरफ मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब सर्विक्स डायलेट होगा 10 सेंटीमीटर तक तो कुछ केस में क्या होता है कि प्लासेंटा जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाती है और उस कंडीशन में हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हम ट्राई कर सकते हैं। बट अगर प्लासेंटा मूव नहीं हो रहा है, यानी कि पार्शियल का पार्शियल ही है, प्लासेंटा ऊपर की तरफ मूव नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पर सी सेक्शन करेंगे। यानी कि टाइप 3 में प्लासेंटा मूव्स अवे, प्लासेंटा मूव्स अवे, तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। इफ प्लासेंटा नॉट मूव्ड अवे, तो हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे सी सेक्शन। ठीक है, सी सेक्शन। अब लास्ट में है टाइप 4, और टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया मतलब कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, और कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, सी सेक्शन करना है, इस पे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, और आपको क्या एक चीज जानना है कि अगर डायग्नोस्ड केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया है और लेस देन 34 वीक्स में आपके पास पेशेंट आई है और पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि प्लासेंटा प्रीविया gestation एज लेस देन 34 वीक्स। ठीक है, तो यहां पर तो हम पहले इस कंडीशन में हम करेंगे
एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। क्यों कर रहे हैं यहां पर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, क्योंकि लेस देन 34 वीक्स है, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 37 वीक्स तक हम इस प्रेगनेंसी को सेव करके रखें। इस प्रेगनेंसी 37 वीक्स तक अगर सेफ है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को हम डिलीवर करवा सकते हैं या हम हटा सकते हैं, यानी कि टर्मिनेट, सॉरी नॉट टर्मिनेट, यानी कि हम डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे। साथ ही साथ इस कंडीशन में प्लासेंटा प्रीविया जेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक्स है, लेस देन 34 वीक्स है, एंड विथ ब्लीडिंग। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, पहले तो हम इस पर जो हम यूज करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट को हम क्या करते हैं, मैकेफे जॉनसन रेजमी भी हम बोल सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हम मेंटेन करेंगे एबीसी, यानी कि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, यानी कि रिसस्टिकेशन करेंगे, मेंटेन एबीसी, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम ब्लड अरेंजमेंट करेंगे। क्यों हम ब्लड अरेंजमेंट कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि हमको एक तो सेव करना है एटलीस्ट 37 वीक्स तक, ठीक है, और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम डिलीवरी करवाएंगे। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो चुका है, तो यहाँ पर हो सकता है कि पेशेंट को हमको ब्लड चढ़ाना पड़े, ठीक है, हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़े, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लड अरेंजमेंट करेंगे। साथ ही साथ हम स्टेरॉइड यूज करेंगे। स्टेरॉइड्स हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि 34 वीक्स में फीटस का जो लंग है वो लंग्स है जो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ रहता है, तो उसको और भी हमको मैच्योर करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए हम स्टेरॉइड यूज करें। और कौन कौन सा स्टेरॉइड यूज करें, तो बीटा मिथासोन और डेक्सामेथासोन ये हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेशेंट को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उस कंडीशन पे हम टोकोलाइटिक्स भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, टोकोलाइटिक्स इफ नीडेड, ठीक है, इफ नीडेड। और किस कंडीशन में टोकोलाइटिक्स नीड होता है, व्हेन देयर इज प्री टर्म लेबर पेन, व्हेन देयर इज प्रीटर्म लेबर पेन, ठीक है, प्रीटर्म लेबर पेन। और कौन सा मेडिसिन हम यूज करेंगे, तो निफिडिपिन हम यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर मदर आरएच निगेटिव है, अगर मदर की आरएच ग्रुप निगेटिव है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे इंजेक्शन एंटी डी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करना है। अगर फिर भी इतना सब करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इफ ब्लीडिंग डजंट स्टॉप, ब्लीडिंग, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, तो हम सी सेक्शन करेंगे, ठीक है। पहले हम मैनेजमेंट करेंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे, अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है फिर हम क्या करेंगे, हम सी सेक्शन कर देंगे, यानी कि सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, ठीक है। और आपको एक चीज क्या याद रखना है, जो मोस्ट कॉमनली आपके एफएमजी में या आपके मेडिकल एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम सब में, ऐसा लाइसेंसिंग एग्जाम सब में ये रिलेटेड का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन का हिस्ट्री है, सी सेक्शन का हिस्ट्री है और प्लासेंटा प्रीविया है, तो वहां पे प्लासेंटा एक्रीटा का रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो इन ऑल पेशेंट, अप्रोक्स इन ऑल पेशेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया,
प्लासेंटा प्रीविया with history of previous C-section can be suspected placenta accreta और प्लासेंटा एक्रीटा के लिए आप प्लासेंटा एक्रीटा का लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लासेंटा एक्रीटा का लेक्चर क्या है, ठीक है। सो अगर पेशेंट को प्लासेंटा प्रीविया है और साथ ही साथ हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है सिजेरियन सेक्शन का, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, प्लासेंटा एक्रीटा का रिस्क और सस्पेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समरी हम देख लेते हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो पहले तो ये नंबर 1 में आपको क्या नहीं करना है, नेवर परफॉर्म वेजाइनल एग्जाम, यानी कि पीवी एग्जाम नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2 में जनरली डिलीवरी बाय सी सेक्शन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बढ़िया से डायग्नोस करके फिर आपको फाइनली प्लान करना है कि आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाना चाहते हैं या सी सेक्शन करवाना चाहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आप सी सेक्शन करेंगे या करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड if bleeding, अगर ब्लीडिंग हो रही पेशेंट को और डायग्नोस्ड केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया है, तो आप सोचने के लिए या हम नॉर्मल ट्राई करेंगे डॉक्टर, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करिए, ऐसा नहीं कर सकते। उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, इमीडिएट इमरजेंसी मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है। और नंबर 4 में आपको क्या करना है, मैकेफे जॉनसन रेजिमिन क्या है और कब हम यूज करेंगे इसको, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये 4 चीज आपको मोटा मोटा आपको अगर याद है तो फिर आप प्लासेंटा प्रीविया को मैनेज कर सकते हैं, प्लासेंटा प्रीविया रिलेटेड के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और प्लासेंटा प्रीविया को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है। सो मच।